नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। ये कहानी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज की। कूटनीति, जासूसी और अदम्य साहस की एक ऐसी गाथा जिसने महासागरों और साम्राज्यों की सीमाएं तक पार कर दी। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। साल था 1943, आधी रात का समय और हिंद महासागर की तूफानी लहरें। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मिस्टर मात्सुदा के नाम से द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बीचों बीच एक जर्मन पनडुब्बी से जापानी पनडुब्बी में जा रहा था। है ना बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात। आखिर भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाला एक नेता धुरी राष्ट्रों की पनडुब्बियों के बीच इतना खतरनाक समुद्री सफर क्यों तय कर रहा था? भाग 1, द ग्रेट एस्केप। इस पूरी कहानी की जड़ों को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे 1939 में जाना होगा। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम एक बेहद अहम मोड़ पर था। यहाँ हमें आज़ादी हासिल करने के तरीकों में एक बहुत ही स्पष्ट वैचारिक विभाजन देखने को मिलता है। एक तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे। उनका रास्ता एक व्यापक और अहिंसक भारत छोड़ो आंदोलन का था। और दूसरी तरफ था सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित द फॉरवर्ड ब्लॉक। उनका मानना था कि चूंकि ब्रिटिश साम्राज्य युद्ध में फंसा है तो यही बिल्कुल सही मौका है एक सशस्त्र प्रतिरोध शुरू करने का। यहाँ किसी एक पक्ष के सही या गलत होने की बात नहीं थी, बस आज़ादी पाने के रास्ते अलग थे। अब इस सशस्त्र प्रतिरोध की तैयारी के लिए बोस को भारत से बाहर निकलना था और उनका ये सफ़र सच में किसी जासूसी उपन्यास जैसा था। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कलकत्ता में उनके ही घर में नज़रबंद किया हुआ था, लेकिन 16 जनवरी 1941 को वो मोहम्मद जियाउद्दीन नाम के एक बीमा एजेंट का भेष बनाकर वहां से चकमा देकर निकल गए। फिर पेशावर पार करते समय उन्होंने एक गूंगे बहरे पठान का रूप लिया ताकि कोई आवाज से उन्हें न पहचान ले। इसके बाद काबुल पहुंचकर उन्होंने ऑरलैंडो मजोटा नाम से इतालवी पासपोर्ट बनवाया और मॉस्को होते हुए आखिरकार 2 अप्रैल 1941 को सुरक्षित बर्लिन पहुंच गए। मतलब ब्रिटिश खुफिया तंत्र को इस तरह से मात देना वाकई अचंभित करने वाला था। भाग 2, बिल्डिंग फोर्सेस इन जर्मनी। बर्लिन पहुंचने के बाद उन्होंने धुरी राष्ट्रों के साथ एक व्यवहारिक गठबंधन तैयार किया। देखिए, उनका मकसद जर्मनी की विचारधारा का समर्थन करना नहीं था, बल्कि किसी भी तरह भारत की आज़ादी के लिए रास्ता बनाना था। जर्मनी में उनकी उपलब्धियां कमाल की थीं। उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की और क्या आपको पता है, आज जो हम गर्व से जय हिंद कहते हैं, वो शानदार नारा यहीं गढ़ा गया था। दुनिया भर में अपनी बात पहुंचाने के लिए उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया और सबसे अहम कदम था भारतीय युद्धबंदियों से एक सैन्य इकाई बनाना। इसी कदम ने आगे चलकर एक बहुत बड़े सैन्य अभियान की मजबूत नींव रखी। यहाँ एक चीज साफ कर देना बहुत जरूरी है। जर्मनी में उन्होंने जो सेना बनाई थी उसे इंडियन लीजन कहा जाता था। इसमें लगभग 4000 से 5000 भारतीय युद्धबंदी शामिल थे। ध्यान रखिएगा, यह इकाई बाद में एशिया में बनी इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA से अलग थी। आप इसे उस महान सेना का एक शुरुआती यूरोपीय संस्करण मान सकते हैं। भाग 3, द हिस्टोरिक सबमरीन जर्नी। अब कहानी वापस वहीं आती है जहां से हमने शुरू की थी। जर्मनी में ये साफ हो गया था कि प्रत्यक्ष सैन्य मदद यूरोप से नहीं बल्कि एशिया से मिल सकती है। तो 8 फरवरी 1943 को बोस मिस्टर मात्सुदा बनकर जर्मन पनडुब्बी U-180 में सवार हुए। और ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी। पूरे 2.5 महीने तक पानी के नीचे दुश्मनों के जहाज़ों से बचते हुए उन्होंने मेडागास्कर के तूफानी तट पर एक जापानी पनडुब्बी में प्रवेश किया। इस असाधारण साहस ने उन्हें यूरोपीय मोर्चे से निकालकर एशियाई मोर्चे पर ला खड़ा किया। भाग 4, ऑर्गेनाइजिंग द INA। जापान पहुंचते ही उन्हें कूटनीतिक जीत मिलनी शुरू हो गई। जहां जर्मनी में समर्थन के लिए महीनों संघर्ष करना पड़ा था, वहीं जापानी संसद में प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो ने बिना किसी शर्त के समर्थन की घोषणा कर दी। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा, मुझे विश्वास है कि भारत की स्वतंत्रता और समृद्धि का दिन अब दूर नहीं है। इस एक घोषणा ने सुभाष चंद्र बोस को वो मजबूत मंच दे दिया जिसकी उन्हें आज़ाद हिंद फौज को फिर से खड़ा करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब आज़ाद हिंद फौज के ढांचे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष और एकजुट था।
जरा रेजिमेंट्स और उनके कमांडर्स पर गौर कीजिए। हिंदू, मुस्लिम और सिख कमांडर एक साथ नेतृत्व कर रहे थे। MZ कियानी, अजीज अहमद खान, गुलजारा सिंह और शाहनवाज खान। और तो और इसमें एक पूरी तरह से महिला रेजिमेंट भी थी, रानी झांसी रेजिमेंट, जिसका नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन कर रही थीं। उस जमाने के हिसाब से ये वाकई एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। और अगर हम उनके विजन के पैमाने की बात करें तो जरा इस नंबर को देखिए, 30 लाख। जापानी सेना तो शुरुआत में सिर्फ 30,000 सैनिकों को हथियार देने की बात सोच रही थी, लेकिन नेताजी का आखिरी लक्ष्य भारत की आम जनता को लामबंद करके 30 लाख लोगों की एक विशाल फौज खड़ी करना था। ये आंकड़ा दिखाता है कि उनकी सोच और महत्वाकांक्षा कितनी विशाल थी। सैन्य शक्ति के साथ साथ राजनीतिक वैधता भी बेहद जरूरी थी। अक्टूबर 1943 में जब आज़ाद हिंद की प्रांतीय सरकार बनी, तो क्या आप जानते हैं कि इसे कितने देशों ने आधिकारिक मान्यता दी? पूरे 9 देशों ने। ये कोई मामूली बात नहीं थी। इसने इस पूरे नाटकीय अभियान को अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति में एक बहुत ही ठोस धरातल दे दिया। भाग 5, द मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। अब सेना तैयार थी, सरकार बन चुकी थी और लक्ष्य बिल्कुल साफ था, दिल्ली चलो। सैन्य मोर्चे पर ऑपरेशन यू के तहत आज़ाद हिंद फौज ने मुख्य भूमि की ओर कूच किया। और इसी दौरान 1944 में वो ऐतिहासिक नारा गूंजा जिसने लाखों लोगों की रगों में जोश भर दिया, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि इम्फाल और कोहिमा की ओर बढ़ते सैनिकों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने का एक अटूट संकल्प था। यहाँ एक बहुत ही गहरी बात समझना जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि विचारधाराओं के इस टकराव का मतलब कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी, जो कि बिल्कुल गलत है। 1944 में रंगून से एक रेडियो प्रसारण के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को इस लड़ाई में पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। और वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी ने नेताजी के साहस को देखते हुए उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। उनके तरीके जरूर अलग थे, लेकिन एक दूसरे के प्रति उनके सम्मान में कोई कमी नहीं थी। तो आखिर युद्ध के मैदान में हुआ क्या? आज़ाद हिंद फौज ने भारत में प्रवेश किया और मणिपुर के मोइरांग में पहली बार आज़ाद भारत का तिरंगा फहरा दिया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन कठोर वास्तविकताओं ने जल्द ही उन्हें घेर लिया। मॉनसून बहुत जल्दी आ गया और युद्ध का मैदान पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो गया। रसद पहुंचनी बंद हो गई और जापान के कमजोर होने की वजह से वायुसेना का कवर भी छिन गया। आखिरकार इन मुश्किल हालातों ने इस अजेय सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। भाग 6, ट्रायल्स एंड इंड्यूरिंग लेगेसी। चलिए देखते हैं कि इसके बाद कहानी क्या मोड़ लेती है। 1945 में सैन्य अभियान भले ही रुक गया हो, लेकिन INA का असली असर तो अब शुरू होने वाला था। नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में INA कमांडर पर मुकदमा चला। और सच कहूं तो ये ब्रिटिश सरकार की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। जब 3 अलग अलग धर्मों के कमांडर प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लों एक साथ कटघरे में खड़े हुए, तो पूरे देश में एक अभूतपूर्व एकता छा गई। सड़कों पर इतना भारी विरोध हुआ कि मजबूर होकर ब्रिटिश वाइसराय को उनकी फांसी की सजा रद्द करनी पड़ी। पकड़े गए इन सैनिकों ने अनजाने में ही पूरे देश को एकजुट कर औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आखिरी और सबसे निर्णायक प्रहार किया था। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर आज़ाद हिंद फौज का वो साहसिक सैन्य अभियान न होता और लाल किले के मुकदमों ने पूरे देश में बगावत की वो चिंगारी न भड़काई होती, तो आज़ादी का वो आखिरी रास्ता कितना अलग होता। नेताजी के नेतृत्व और उस बहुआयामी प्रतिरोध ने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया। ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।